Hello and very good evening to all of you. Welcome to Yes Biology online platform. This is धर्मपाल ढाका. आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे. लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था. उसी में आगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से कंटिन्यू करते हैं. तो ब्रीदिंग में टू थिंग्स इंक्लूड रहती है. फर्स्ट इज इंस्पायरेशन एंड अनदर इज एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन मतलब इनहेल है ना, ब्रीद इन, एयर को एटमॉस्फेयर से फेफड़ों के अंदर लेना, इनहेल करना यानी ब्रीद इन, और एयर को फेफड़ों से एटमॉस्फेयर में मुक्त करना, रिलीज करना, एक्सहेल करना यानी ब्रीद इन और ब्रीद आउट. दो चीज़ें रहती हैं. जब हम सांस को अंदर लेते हैं यानी ब्रीद इन उसको बोलेंगे इंस्पायरेशन, और ब्रीद आउट उसको बोलेंगे एक्सपायरेशन. यानी एयर अंदर लेना इंस्पायरेशन, और एयर वातावरण में मुक्त करना, एटमॉस्फेयर में फेफड़ों से मुक्त करना, वो होगा एक्सपायरेशन. तो इंस्पायरेशन की क्रिया है वो एक्टिवली होती है, यानी एटीपी उसमें यूज होती है, एक्टिव प्रोसेस है वो. और एक्सपायरेशन की क्रिया है वो पैसिव प्रोसेस है, उसमें किसी प्रकार की एनर्जी यूज़ नहीं होती है. यानी ब्रीदिंग में दो चीज़ें आ गई. फर्स्ट इज़ इंस्पायरेशन एंड सेकंड इज़ एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन क्या होता है देखो, एक्टिव इनटेक ऑफ एयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स, यानी फेफड़ों में एटमॉस्फेयर से वायु को अंदर लेना, वो हो गया इंस्पायरेशन. और एक्टिवली होगा ये, यानी एटीपी यूज़ होती है इसमें. और उसके बाद एक्सपायरेशन, ये पैसिव है, एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स, यानी फेफड़ों से वायु को वातावरण में मुक्त करना, वो हो गया एक्सपायरेशन. इसके बाद इंस्पायरेशन की क्रिया कैसे होती है, अंतःश्वसन की क्रिया कैसे होती है उसको देखते हैं. तो अपने जो फेफड़े हैं, लंग्स है, वो थोरेसिक चैम्बर में या थोरेसिक केज में ऊपर थोरेसिक कैविटी में रहते हैं. थोरेसिक केज का निर्माण कैसे होता है देखो, जो अपने एंटीरियर साइड में अपने चेस्ट के मध्य भाग में एक बोन पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम बोन. एंटीरियर साइड में ये जो डायग्राम में अपने को दिख रही है, ये जो बोन है एंटीरियर साइड में, ये बोन है स्टर्नम बोन है. और वेंट्रल साइड में है. इसके बाद डोर्सल साइड में है वो रिब्स हैं. 12 पेयर रिब्स पाई जाती है अपने ह्यूमन में, 12 जोड़ी पसलियाँ. अच्छा, वेंट्रल साइड में रिब्स, ये स्टर्नम बोन हो गई, डोर्सल साइड में रिब्स हो गई. उसके बाद ऊपर माउथ की तरफ, ऊपर की तरफ जो है स्टर्नम, वो क्लेविकल बोन पाई जाती है. कौन सी बोन? क्लेविकल बोन. ये एंटीरियर साइड में ऊपर क्लेविकल बोन है, नेक वाले पार्ट में इधर. और नीचे पोस्टीरियर साइड में जो है अपनी डायफ्राम मसल्स पाई जाती हैं, डायफ्राम. तो ये पोस्टीरियर साइड में डायफ्राम हो गया, ऊपर एंटीरियर साइड में क्लेविकल बोन हो गई, एंटीरियर साइड में ये स्टर्नम बोन होगी, और पोस्टीरियर साइड में रिब्स मिलकर थोरेसिक केज या थोरेसिक चैम्बर का निर्माण करते हैं. और इस थोरेसिक चैम्बर में जो फेफड़े पाए जाते हैं, फेफड़े 2 है ना, 1 पेयर फेफड़े होते हैं. ठीक है, तो इंस्पायरेशन की क्रिया कैसी होती है देखो. सबसे पहले डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. डायफ्राम डोम शेप होता है, गुम्बद आकार का होता है. डायफ्राम ये है ना, ये देखो डायग्राम में ये डायफ्राम मसल्स है, और ये डोम शेप है, ऊपर की तरफ बीच से ऐसे मुड़ा हुआ है, यानी डोम शेप है. जैसे ये डायफ्राम है कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी संकुचित होता है, जैसे डायफ्राम मसल संकुचित होता है तो डायफ्राम ये चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है एकदम, ऐसे सीधा एकदम. तो जैसे ये चपटा होगा तो नीचे की तरफ है चला गया है, तो नीचे की तरफ चला गया तो इस थोरेसिक केज का वॉल्यूम है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज हो गया. तो जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लैटन यानी चपटा हो जाता है, तो वर्टिकल वॉल्यूम यानी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम है वो थोरेसिक चैम्बर का इंक्रीज हो गया. और दूसरी तरफ EICM यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है. ये इन बीच में यहाँ पे रिब्स केज में बीच में यहाँ पे मसल्स पाई जाती है, वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं.
और जैसे ही इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब्स और स्टर्नम है वो ऊपर की तरफ उठते हैं, यानी लिफ्ट अप। कौन? रिब्स एंड स्टर्नम। इससे क्या होगा? वॉल्यूम है वो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, यानी आगे की तरफ और पीछे की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कब? जब EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब्स और स्टर्नम है वो ऊपर की तरफ उठते हैं, जिससे वॉल्यूम डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज हो जाता है। यानी यहाँ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यहाँ डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम में ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज, और थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो अपने आप ही प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ जहाँ पर आयतन ज़्यादा होता है वहाँ पर दाब अपने आप ही कम हो जाएगा। तो थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक केज के अंदर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ थोरेसिक केज में जो एयर है यानी वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा फेफड़ों पे, तो फेफड़े फैलेंगे। लंग्स एक्सपैंड एंड पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, यानी फेफड़ों के अंदर का जो वॉल्यूम है वो पल्मोनरी वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम यानी आयतन इंक्रीज हो रहा है, यानी वायु को जाने के लिए जगह मिल रही है अंदर। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर अंदर डिक्रीज हो गया, बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है तो एयर है ना अपने आप अंदर जाएगी। तो वायु तो उच्च दाब से यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और जैसे ही फेफड़ों के अंदर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, और बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर अगर मोर है और अंदर लंग्स में प्रेशर लेस है तो एयर ऑटोमेटिकली है ना आउटसाइड से इनसाइड यानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। तो एयर जैसे ही अंदर मूव कर जाएगी तो इंस्पायरेशन की क्रिया कंप्लीट हो गई। तो इंस्पायरेशन में ध्यान रखना होता है जो अपना डायफ्राम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायफ्राम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डायफ्राम डोम से फ्लैटन यानी चपटा हो जाता है। और EICM में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। EICM में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ उठते हैं। कौन सी क्रिया में? इंस्पायरेशन की क्रिया में। वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो भी डिक्रीज, और बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर मोर है और अंदर प्रेशर लेस है तो एयर ऑटोमेटिकली है आउटसाइड से लंग्स के अंदर मूव करेगी। तो इंस्पायरेशन की क्रिया यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में जैसे हमने इंस्पायरेशन में पढ़ा था कि डायफ्राम है वो पहले डोम शेप होता है, और जैसे इंस्पायरेशन की क्रिया होती है तो ये नीचे की तरफ आता है और यानी कॉन्ट्रैक्शन होता था और ये फ्लैटन यानी चपटा हो गया था ऐसे। लेकिन अब उल्टा एक्सपायरेशन में ये फ्लैटन है पहले से और ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा यानी डोम शेप होगा, यानी ये डायफ्राम की जो मसल्स है वो ऊपर की तरफ जाएगी ओरिजिनल पोजीशन में। तो जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी तो फेफड़ों के अंदर का जो थोरेसिक चैम्बर के अंदर का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये फेफड़ों पर प्रेशर इंक्रीज होगा। फेफड़ों पर प्रेशर इंक्रीज होगा तो फेफड़ों के अंदर की वायु है वो बाहर आएगी, एक्सहेल होगी। डायफ्राम मसल्स रिलैक्स होगी वापस, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये वापस रिलैक्स होगी यानी डोम शेप हो जाएगी। और इंटरकोस्टल मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो थी वो पिछले जो इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, लेकिन ये वापस है इंटरकोस्टल मसल्स है ये, और डायफ्राम मसल से ही रिलैक्स होगी। तो डायफ्राम मसल रिलैक्स होने का मतलब ये पहले फ्लैटन है और रिलैक्स होगी मतलब ओरिजिनल पोजीशन में जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर वॉल्यूम कम होगा। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम कम होगा, तो जैसे वॉल्यूम कम होगा ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में, यहाँ पहले वॉल्यूम इतना था ये और अब वॉल्यूम इतना सारा यानी वॉल्यूम साफ दिख रहा है। वॉल्यूम पहले ये देखो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा अपने आप। थोरेक्स रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वो फेफड़ों पर प्रेशर बढ़ेगा, तो फेफड़ों पर प्रेशर बढ़ेगा तो फेफड़ों के अंदर का जो वॉल्यूम है यानी पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होगा पल्मोनरी वॉल्यूम, तो फेफड़ों के अंदर जो एयर है उस पर प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो
फेफड़ों के अंदर की वायु है अपने आप जो है पैसिवली बाहर की तरफ मूव करेगी, यानी एयर मूव आउट। ये होगी एक्सपायरेशन की क्रिया। इसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन आता है। कपालभाति जब करते हैं तो फोर्सफुली हम एयर को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और एक्सहेल करते हैं फोर्सफुली। उसमें अपनी जो एब्डोमल पेट की जो पेशियाँ हैं, एब्डोमन मसल्स, वो काम में आती हैं। पेट की मसल्स को काम में लेते हैं कपालभाति में। तो उसमें फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं, उसमें एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये ध्यान रखना है। किस में? फोर्सफुल एक्सपायरेशन में एब्डोमिनल मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और फोर्सफुली इंस्पायरेशन में एब्डोमिनल मसल्स और IICM यानी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स होती। किसमें? इंस्पायरेशन में रिलैक्स होगी, और एक्सपायरेशन में एब्डोमिनल मसल्स किस में काम आती है, और EICM किस में काम आती? IICM वह फोर्सफुली ब्रीदिंग में काम में आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। टॉपिक जो नेक्स्ट है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और एक होगी कैपेसिटी। वॉल्यूम में देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम, TV से लिखेंगे। उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV से लिखेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV से, और रेजिडुअल वॉल्यूम RV से। ये 4 जो वॉल्यूम पढ़ेंगे। उसके बाद कैपेसिटी में सबसे पहले आएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अंतः श्वसन की क्षमता। उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम FRV, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC। ये सभी अपना टॉपिक में, इस टॉपिक में इंक्लूड है। ये सब 4 वॉल्यूम पढ़ेंगे, और ये बाकी जो है वो कैपेसिटी पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। फर्स्ट जो है वो है टाइडल वॉल्यूम, जिसको TV से लिखते हैं। टाइडल वॉल्यूम में जब नॉर्मली हम ब्रीथिंग करते हैं, नॉर्मली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की क्रिया करते हैं, तो हम 500 ml 500 ml है वो हम इनहेल करते हैं, 500 ml वॉल्यूम है एयर का वो ही एक्सहेल करते हैं। यानी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड यानी अंदर लेना एयर को, और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज़ अबाउट 500 ml, और पर मिनट देखें तो वो है 6000 to 8000 ml पर मिनट। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है। नॉर्मली हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो कितनी 500 ml, और नॉर्मल ब्रीदिंग में जब एक्सहेल करते हैं एयर को आउटसाइड एटमॉस्फेयर में रिमूव करते हैं तो वो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml, जिसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और TV से लिखते हैं। यानी नॉर्मली जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो कितनी एयर अंदर ले रहे हैं? 500 ml। डायग्राम में देखें तो ये जो बीच में ग्राफ के सबसे बीच में जो दिखाई दे रही है नॉर्मल ब्रीदिंग है, ये टाइडल वॉल्यूम है ये, और ये इसको TV से लिखते हैं, और इसका वॉल्यूम कितना है? 500 ml। इसके बाद नेक्स्ट जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IRV से लिखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा और कितनी एयर हम इनहेल कर सकते हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा, नॉर्मल ब्रीदिंग में हम उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, वो था 500 ml। उसके बाद है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और इसका वॉल्यूम होता है वो 2500 से 3000 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना? 2500 से 3000 ml। डायग्राम में देखें तो ये ऊपर की तरफ है, ये IRV दिखाई दे रहा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये ऊपर की तरफ IRV है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद कौन सा है?